गांधी युग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1915 से 1947। गुजरात के व्यापारी शेख अब्दुल्ला के मुकदमे की सुनवाई 1515 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। भारत आने पर गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को परामर्श दिया था कि आप 1 वर्ष तक राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहकर इसका अध्ययन करें तथा तत्पश्चात इसका राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ करें। यही कारण था कि गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। 1916-17 में गांधी ने साबरमती आश्रम बनाकर वहीं पर निवास करने लगे थे। आरंभिक आंदोलन गांधी जी का आरंभिक आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह फरवरी 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष 1918, रोलेट एक्ट सत्याग्रह 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए पंजाब के 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। इन नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने और इन्हें रिहा करने संबंधी विचार विमर्श के लिए पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित अमृतसर जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी। जनरल डायर ने वहां पर पहुंचकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के लोगों की भीड़ पर फायरिंग करवा दिया, जिससे बहुत लोग मारे गए और इस घटना को जलियांवाला बाग घटना के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी ने ब्रिटेन का समर्थन किया था, जिस कारण से ब्रिटिश सरकार ने गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया था, जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड से संबंधित जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया और इसके समांतर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी तहकीकाई कमेटी का गठन किया। दोनों की रिपोर्ट अलग अलग थी। असहयोग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने तुर्की देश के साथ सेवर्स की संधि किया था, जिस संधि के प्रावधानों के अनुसार तुर्की के खलीफा की मान्यता को समाप्त घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम पर विश्वव्यापी विरोध हो रहा था और भारत में इसके विरोध स्वरूप अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन चलाया। गांधी ने अली बंधुओं के साथ एक समझौता कर लिया था, जिसे कांग्रेस खिलाफत पैक्ट या समझौता के नाम से जाना जाता है, और इसका परिवर्तित रूप 1920 का असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज पार्टी का लक्ष्य निर्धारित किया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु तभी 1922 में गोरखपुर के चौरा चौरी में एक गोलीकांड हो गया, जिसमें कुछ लोग मारे गए और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1917 में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म सुधार पेश किया गया, जो कि 1919 का अधिनियम बना, जिसके प्रावधानों के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। 1935 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उसे केंद्र में लागू किया गया था। स्वराज पार्टी वस्तुतः असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद कांग्रेस के युवा नेताओं में घोर निराशा छा गई और कुछ नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मोहभंग भी हुआ। इनमें से 2 प्रमुख नेता CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया, जिनके प्रमुख CR दास थे। 1919 के एक्ट के प्रावधानों के अनुसार संपन्न होने वाले चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बहुत ही कम सीट प्राप्त हुई, जबकि नवगठित स्वराज पार्टी को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई, जिस कारण से स्वराज पार्टी सरकार में सम्मिलित हुई। गांधी ने स्वराज पार्टी के प्रमुख CR दास के साथ एक समझौता कर लिया, जिसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार गांधी ने CR दास को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे सरकार में सम्मानित होकर ऐसी नीतियाँ और विधेयकों को पारित नहीं होने देंगे जो कि भारतीयों के हितों के विरुद्ध हो। गांधी ने जैसा चाहा, CR दास ने वैसा ही किया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रस्तुत पब्लिक सेफ्टी बिल लोक सुरक्षा विधेयक को स्वराज पार्टी ने पारित नहीं होने दिया था, किंतु 1925 में CR दास की मृत्यु के साथ ही यह पार्टी समाप्त हो गई। स्वराज पार्टी के सदस्य विठल भाई पटेल प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन 1927 वस्तुतः 1919 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि 10 साल के बाद इसके प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अतः 1919 के एक्ट के प्रगति की समीक्षा के लिए सर साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। जब साइमन कमीशन भारत आया, तब साइमन वापस जाओ के नारे लगाकर इसका विरोध किया गया। विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों पर ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया, जिससे घायल होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए कुछ विशिष्ट मांगें प्रस्तुत की गई थी। नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप 1929 में मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और 14 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। सगुना अवज्ञा आंदोलन 1930, दांडी मार्च
12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी मार्च से होता है। वस्तुतः गांधी ने यह संकल्प व्यक्त किया था कि हम दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देंगे। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है और ब्रिटिश काल में यहाँ पर नमक बनाने का कारखाना स्थापित था। इस यात्रा में गांधी जी ने 78 सहयोगी शामिल थे, जिसमें हिंदू, मुसलमान और महिलाएं भी थी। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ हुई और 6 अप्रैल 1930 को संपन्न हुई, जिसमें गांधी ने दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया था। किंतु इस यात्रा के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई किया था, जिसमें बहुत से लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं सर्वाधिक संख्या में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पेश किया था कि जिस पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। इस गोलमेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था, जिस कारण से यह सम्मेलन किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। वस्तुतः द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट या समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार वायसराय इरविन दांडी यात्रा के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने में सहमत हो गए। गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक अधिनियम। कम्युनल अवार्ड। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। जब से सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब एक ब्रिटिश पत्रकार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस हाड़ मांस के पुतले से ब्रिटिश सरकार भयभीत क्यों रहती है। वस्तुतः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, वे लगातार इस प्रयास कर रहे थे कि ST/SC के लिए चुनाव में कुछ सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। यही कारण था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को यह अवसर प्राप्त हो गया कि हिंदुओं में परस्पर फूट या मतभेद व्यक्त किया जाए, और इसी आधार पर उसने अपना निर्णय सुनाया था, जिसे सांप्रदायिक अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार निर्वाचन में ST/SC के लिए सीटें आरक्षित किए गए थे। पूना पैक्ट सितंबर 1932। कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड के बाद गांधी गोलमेज सम्मेलन के बीच ही छोड़कर वापस आ गए और आमरण अनशन करने लगे। कम्युनल अवार्ड से गांधी अत्यधिक नाराज हुए और वे कुछ वर्षों तक राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहकर ST/SC के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कार्य करने लगे। गांधी ने सर्वप्रथम इस वर्ग के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया और 1933 में हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। गांधी जी के सहयोगी घनश्याम दास बिरला ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। 1935 के एक्ट के प्रावधानों के अनुसार संपन्न होने वाले आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुल 6 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ तथा 2 अन्य प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वाधिक सीटें प्राप्त की गई थी। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 6 प्रांतों में बहुमत सरकार वाली तथा 2 प्रांतों में मिलीजुली या सम्मिलित सरकार का गठन किया गया था। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया, जबकि मुस्लिम लीग को बहुत ही कम सीटें प्राप्त हुई थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विश्वास में लिए ही भारत देश को युद्ध में शामिल कर दिया, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, और इस विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रांतीय विधानमंडलों से त्याग पत्र दे दिया, जिस पर प्रसन्न होकर मुस्लिम लोग ने मुक्ति दिवस मनाया। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों में विरोध किया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देते हुए इसका विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। वस्तुतः लगातार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किए जा रहे सभी प्रयास विफल हो रहे थे। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत देश को शामिल करने संबंधी प्रयास भी विफल हो रहे थे। साथ ही साथ 1942 के क्रिप्स मिशन के बाद गांधी बहुत अधिक निराश हुए थे, और यही कारण था कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था।
गांधी जी ने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वस्फूर्ति आंदोलन के रूप में होगा जिसका कोई भी नेता नहीं होगा और इस आंदोलन में सम्मिलित हर एक भारतीय स्वयं में नेता होगा। गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। जब ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई किया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी सहित कई अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर भी यह आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, कुछ भारतीय ने भूमिगत होकर रेडियो के माध्यम से इस आंदोलन को जीवित रखने का प्रयास किया, जिनमें से अवड़ा आसफ अली, उषा मेहता प्रमुख थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर भारतीयों के द्वारा समांतर सरकारों का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत सतारा और बलिया में गठित समांतर सरकारें प्रमुख थी। नोट: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार का गठन किया गया था। सतारा में गठित समांतर सरकार सर्वाधिक समय तक थी। 1944 में श्री राजगोपालाचारी ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एकमात्र फार्मूला पेश किया था, जिसमें CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत भारतीयों के लिए कुछ विशिष्ट मांगें पेश की गई थी। 1945 में वायसराय लॉर्ड बेवेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों की मांगे के सापेक्ष एक योजना पेश किया था, जिसे बेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। बेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए लॉर्ड बेवेल ने शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया था, जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के PM चर्चिल से कहा कि अब समय आ गया है कि औपनिवेशिक देशों को आज़ाद कर दिया जाए। 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव संपन्न हुए थे, जिनमें चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी को कम सीटें प्राप्त हुई, जबकि क्लीमेंट एटली की लिबरल पार्टी विजयी हुई थी और क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन का PM बना था। 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, जिसने भारतीयों के समक्ष संविधान बनाने की चुनौती पेश किया था, जिसे भारतीयों ने स्वीकार किया और इस प्रकार संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ। क्लीमेंट एटली की सरकार में यह कहा गया कि जून 1948 तक भारत देश को आज़ाद कर दिया जाएगा और इसका प्रारूप सुनिश्चित करने के लिए लुई माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करके भारत भेजा गया था। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन प्रस्ताव पेश किया था, जिसे माउंटबेटन योजना या मनबाटन योजना के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 संप्रभु राष्ट्र स्पष्ट रूप से दर्शाए गए थे। माउंटबेटन ने भारत विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराने के लिए नेताओं से मुलाकात की, जिसके दौरान गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। इस प्रकार माउंटबेटन ने अपनी पत्नी एडविना को साथ में लेकर पंडित नेहरू से मुलाकात किया, जिन्होंने भारत विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। तत्पश्चात पटेल और जिन्ना ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिया और सबसे अंत में विवश होकर गांधी ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रकार भारत विभाजन प्रस्ताव लागू हो गया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत नामक 2 संप्रभु राष्ट्र विश्व के मानचित्र पर देदीप्यमान हो गए। 15 अगस्त को नियत दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। भारत विभाजन प्रस्ताव का जब गांधी ने विरोध किया, तब गांधी का समर्थन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के गांधी विचारों से समर्थन किया था। अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलाते थे, जिस कारण इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। इनके आंदोलन में सम्मिलित लोग लाल वस्त्र धारण करके ब्रिटिश सरकार का विरोध करते थे, जिस कारण से इनके आंदोलन को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। इनकी पार्टी का नाम खुदाई खिदमतगार था।